नमस्कार साथियों, मूंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आज के टॉपिक में अपन जानेंगे कि जो संविधान सभा, इसका विचार किसने दिया तथा संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया, इसका संगठन कैसा था, इसमें कौन कौन सी समितियों ने अपना योगदान दिया तथा संविधान सभा के साथ में जो अस्थायी सरकार थी उसने किस प्रकार कार्य किया। इन सब क्वेश्चनों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज के टॉपिक में अपन देखेंगे जो पहले क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को तथा साथ में जो नए क्वेश्चन बनने की संभावना उन क्वेश्चनों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं जो संविधान सभा है, तो संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम किन के विचारों में दृष्टिगोचर होता है। तो इसका दार्शनिक रूप अपन देखें तो बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज्य का सिद्धांत था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, उसमें इसके विचार दृष्टिगोचर होते हैं कि जो ब्रिटिश शासन है उससे तो स्वशासन अच्छा होता है। उसके बाद में अपन बात करें तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। धीरे धीरे इस मांग को भारत में प्रबल होते हुए देख के कांग्रेस ने भी अपने 1936 के जो फैजलपुर अधिवेशन था उसमें इसको मांग को रखा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, संविधान सभा गठित होनी चाहिए जो भारत का संविधान का निर्माण करेगी। उसके बाद में धीरे धीरे ब्रिटिश शासन को ऐसा लगा कि संविधान सभा का गठन करना आवश्यक है, तो उन्होंने पहले क्रिप्स मिशन भेजा था, उसको यहाँ पे गांधी जी ने और कांग्रेस ने उसको बहिष्कार किया, तो वो असफल रहा। उसके बाद में वापिस ब्रिटिश शासन ने कैबिनेट मिशन भेजा और कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए संविधान की जो रूपरेखा ढांचा पेश किया, उसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया और संविधान सभा ने भारतीय संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। तो अपन सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि जो संविधान सभा का विचार है वो किन के विचारों में या किन के अवधारणा में झलकता है। तो सर्वप्रथम अपन हैं बाल गंगाधर तिलक। इसका जो स्वराज्य का विचार था 1895 में, उसमें अपन इसकी दार्शनिक रूपरेखा देख सकते हैं। इसके बाद में जो प्रबल मांग उठाई थी वो महात्मा गांधी ने। कब उठाई थी? 1922 में। इन्होंने स्पष्ट रूप से संविधान सभा का उल्लेख किया और संविधान सभा भी कैसी होनी चाहिए? भारतीयों के द्वारा। यानी संविधान का गठन का निर्माण किसके द्वारा होना चाहिए? भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। ये बात सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से उल्लेख किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। जबकि इनके जो स्वराज का जो सिद्धांत था उसमें संविधान सभा से संबंधित अपन दार्शनिक रूप देख सकते हैं। उसके बाद में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में 1936 का फैजलपुर अधिवेशन में किसकी मांग रखी थी? संविधान सभा की मांग रखी थी। फिर ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा था संविधान निर्माण करने के लिए। एक सदस्य व्यक्ति था, इसने भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए संविधान का निर्माण करने की बात की थी। इसका जो संविधान निर्माण हो रहा था उसमें किस प्रकार का भारत को दर्जा देना था? डोमिनियन। इसके बाद की इसका विरोध किया गांधी ने और कांग्रेस ने। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। इस वजह से ये मिशन क्या रहा? असफल रहा। कब आया था?
मार्च 1942 को। ये थी संविधान सभा की जो अपन ऐतिहासिक देखें पृष्ठभूमि। उसके बाद में जो संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन से हुआ। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन अपना बनता है कि संविधान सभा है उसका निर्माण किस मिशन के द्वारा हुआ? कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। यह सर्वप्रथम किसने मांग उठाई तो महात्मा गांधी के लिए आता है। इन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में संविधान सभा का उल्लेख किया था और वो संविधान सभा भी किन के द्वारा निर्मित होनी चाहिए? भारतीयों के द्वारा होनी चाहिए और इसलिए भारतीय ही भारत का संविधान निर्माण करेंगे। ये बात 1922 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने उठाई थी। उसके बाद में कांग्रेस ने अपने जो 1936 का अधिवेशन था उसमें मांग रखी थी। फिर ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा, वो भी असफल रहा, एक सदस्य था। अब बात करते हैं अपन जो मुख्य बिंदु अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इसका शाब्दिक अर्थ भी अपने को आ गया। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल को भेजा था किसने? ब्रिटिश शासन ने। कब आया ये? मार्च 1946 को। इस मिशन में कौन कौन शामिल थे? 3 सदस्य शामिल थे। ये भारत 24 मार्च को पहुंचा था। दिल्ली में। तो कैबिनेट मिशन है वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली में पहुंचा। 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, ये क्या था? भारत सचिव। भारत सचिव के पद का सर्जन 1858 का जो शासन अधिनियम था उसमें सर्जित किया गया था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश संसद ने अपने अधीन कर लिया था भारत का शासन। तो उस समय उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में एक पद नया सर्जित किया था, एक मंत्री को भारत सचिव बनाया गया था। तो इस समय पैथिक लॉरेंस क्या था? भारत सचिव था। इसके साथ में A.V. अलेक्जेंडर, ये सभी मंत्री थे, ब्रिटिश सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। A.V. अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो पहले 1942 में क्रिप्स मिशन में आया था। तो इन 3 को यहाँ भारत में संविधान निर्माण करने के लिए भेजा था। तो कैबिनेट मिशन आया, कब आया? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। उसमें 3 सदस्य था, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों सदस्य ही इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बार बार क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं कितने सदस्य आयोग था? तो 3 सदस्य था, या निम्न में से 3 का देख के जिक्र पूछा जाता है कि इनमें से कोई कौन नहीं था। तो ये 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस जो उस समय भारत सचिव था और इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष भी था। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, जनरल, वह वायसराय। ये वायसराय का पदवी भी 1858 के अधिनियम में दी गई थी, जिस समय भारत सचिव का पद सर्जित किया गया था। कौन था? लॉर्ड वीवेल। ये गवर्नर जनरल और वायसराय था। उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन का तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन है? एटली। इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा था। तो ये भी क्वेश्चन अपना अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री कौन था? एटली था। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेवेल था। जब वेवेल ने इस मिशन को शिमला में एक सम्मेलन के द्वारा कांग्रेस व अन्य जो संगठन थे
मुस्लिम लीग, इनका यहाँ पे शिमला में सम्मेलन आयोजित किया और सभी ने इसको स्वीकार कर लिया कि भारत का जो संविधान है, जो कैबिनेट मिशन जो रूपरेखा होता है उसके हिसाब से होनी चाहिए। जैसे इन्होंने स्वीकार कर लिया, कांग्रेस ने इसको अपनी अनुमति दी थी 25 जून को, मुस्लिम लीग ने इसको 6 जून को 1946। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया था और कैबिनेट मिशन को उस समय तत्कालीन ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था इटली, उसने भेजा था। 3 सदस्यीय आयोग था, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था, वो इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष भी था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल था। उन्होंने शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया और यहाँ के जो नेता थे तथा कांग्रेस थी और अन्य जो पार्टियां थी उन सबका सम्मेलन आयोजित किया और अपनी रूपरेखा बताई और उस रूपरेखा को सबने स्वीकार कर लिया और इस आधार पर इसको जुलाई 1946 में इनके लिए चुनाव हुए। संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई 1946। अब अपन सर्वप्रथम देखते हैं कि इसकी जो रूपरेखा थी, किस प्रकार संविधान सभा का संगठन होगा, इसके कितने सदस्य होंगे तथा इन सदस्यों का किस प्रकार विभाजन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्णय किया गया, सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, उसके पीछे जनसंख्या थी। जनसंख्या के आधार पर ही संविधान सभा के सदस्यों को निर्धारित किया गया। संविधान सभा का संगठन, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो संविधान सभा का जो संगठन था वो किस आधार पर था? जनसंख्या के आधार पर। यानी जो संविधान सभा, इसकी जो संख्या निश्चित की जाएगी वो किस आधार पे की जाएगी? जनसंख्या पे। तो एक व्यक्ति कितना जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? संविधान सभा का जो एक व्यक्ति था वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपना कि जो संविधान सभा का जो एक व्यक्ति है वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था? 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अब अपन सर्वप्रथम देखते हैं कि इसी सदस्य संख्या जनसंख्या के आधार पर कितनी निश्चित की गई। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 389 कुल सदस्य। इनको 2 आधारों पे बांटा गया था। 2 आधार थे, एक तो प्रांतों के आधार पर, दूसरा था आरक्षण के आधार पर। अब सर्वप्रथम अपन देखते हैं प्रांतों का आधार। तो यहाँ पे एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, देशी रियासत, और चीफ कमिश्नरी प्रांत। तो सर्वप्रथम प्रांतों के आधार पर जो 389 सदस्य थे उनका विभाजन था। ब्रिटिश प्रांत से थे 292 सदस्य, देशी रियासतों से थे 93 सदस्य और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने थे? 4 सदस्य थे। यानी चीफ कमिश्नरी प्रांत भी कितने थे? 4 ही थे। 4 कौन कौन से थे? इन प्रांतों की अपन बात करें, दिल्ली जो आज के केंद्र शासित प्रदेश है वैसी स्थिति थी। जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे
दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा ये राजस्थान में था, कुर्ग ये कर्नाटक में था, तथा बलूचिस्तान ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये 4 चीफ शिप थी जिनमें एक प्रत्येक से एक एक व्यक्ति चुने गए। इस प्रकार 4 सदस्य थे। तो ब्रिटिश प्रांत से जो 389 सदस्य के उनके आधार पर जनसंख्या के आधार पर 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से निश्चित किए गए, 93 सदस्य वो देशी रियासतों से और 4 है वो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से शामिल किए गए। और 4 चीफ शिप थे अपने दिल्ली थी, अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में स्थित था, कुर्ग जो कर्नाटक में स्थित था और बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इस आधार पर किया गया। अब है कि जो संविधान सभा का जो गठन हुआ, इन सदस्यों को किस प्रकार चुना गया। तो इनका चुनने का है निर्वाचित व मनोनीत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि जो सदस्य है उनका चुनाव किस आधार पर हुआ। निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे, दोनों आधारों पे थे। प्रश्न पूछा जा सकता है संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित थे, मनोनीत थे, तो किस प्रकार है। निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के हैं। अब इनमें से कौन से निर्वाचित है कौन से मनोनीत है वो अपन देखते हैं। तो जो ब्रिटिश प्रांत है और चीफ शिप के सदस्य हैं ये तो क्या थे, निर्वाचित सदस्य थे। तो कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 296 सदस्य। ये क्या थे, निर्वाचित। ये निर्वाचन किस प्रकार का था, अप्रत्यक्ष। निर्वाचन कैसा था, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का अंतर ये है, किसी प्रतिनिधि को जनता स्वयं चुनती है तो वो निर्वाचन क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कहलाता है। और जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है वो हमारा अप्रत्यक्ष का उदाहरण है। और सरपंच है, पंच है, विधायक है और लोकसभा जो सदस्य हैं इनका जो चुनाव होता है वो कैसा है, प्रत्यक्ष है, क्योंकि इनको जनता स्वयं चुनती है। और जिन व्यक्तियों को जनता स्वयं नहीं चुनकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं तो वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कहलाता है। तो जनता के चुने हुए प्रांतों में जो विधान मंडल काम कर रहे थे उनके सदस्यों ने किसको चुना था, संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो इस प्रकार ये चुनाव कैसा था, अप्रत्यक्ष था। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 296 हो गई, क्योंकि ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे और चीफ शिप के 4 थे। कुल कितने हो गए, 296 सदस्य हो गए। मनोनीत सदस्य कौन से थे, ये देशी रियासतों के थे। राजा पे निर्भर था कि वो किसी भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि के रूप में भेज दे। तो एक तो ये आधार था प्रांतों के आधार पर सीटों का वर्गीकरण। दूसरा है आरक्षण के आधार पर। आरक्षण है वो, इसको 3 भागों में बांटा गया था। सामान्य, मुस्लिम और सिख। यानी जो 296 सदस्य निर्वाचित होने थे इनका डिवाइडेशन 3 भागों में किया था आरक्षण के आधार पर। समुदाय था, समुदाय के आधार पर सीटों को क्या किया गया था, रिजर्व किया गया था। और ये सीटें कौन सी थी, रिजर्व 296 सीटें थी, इनको आरक्षण के आधार पर डिवाइडेशन किया गया था। तो सामान्य की जो सीटें थी वो थी 214 सीटें, मुस्लिम लीग को 78 सीटें और सिख को 4 सीटें रिजर्व रखी गई थी। 78 सीटों पे मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति आने थे, 4 सीटों पे सिख समुदाय से व्यक्ति आने थे और जो अन्य समुदाय बच गए उन सबको सामान्य श्रेणी में रखा गया और उनकी संख्या थी 214, जिनमें अपन 4 ये चीफ शिप भी शामिल है। ब्रिटिश प्रांत के देखें तब तो 210, 78 और 4 ये डिवाइडेशन था 292 का। और इसमें सामान्य की जो चीफ शिप है उसमें 4 सीटें सामान्य कैटेगरी की शामिल की गई थी। जब जुलाई 1946 को चुनाव हुए 389 सीटों पे, तो इन सीटों पे किस दल को कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, कितने दल को सीटें प्राप्त हुई तथा कौन कौन से दल हैं वो
यहाँ पे सीट प्राप्त करने में सफल हुए, उनके आधार पर अगला विभाजन अपन देखते हैं। तो ये था अपना आरक्षण के आधार पर विभाजन। तो इसमें जो मुख्य दो पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अन्य पार्टियां थी वो सीमित मात्रा में जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी तथा उनकी सीमित जनता में ही पकड़ थी। तो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी कांग्रेस। दल के आधार पर सीटों की संख्या। अब दल के आधार पर अपन देखेंगे कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे। 296 सीटों पे हुए थे। 292 सीटें तो ब्रिटिश प्रांत से थी, 4 सीटें चीफ शिप से थी। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये दो मुख्य पार्टियां थी। अन्य पार्टी तो कांग्रेस को कितनी सीटों पे सफलता प्राप्त हुई? 208 सीटों पे। मुस्लिम लीग को कितनी सीटों पे? 73 सीटों पे। अन्य पार्टियां 7 थी और उनको 7 ही सीटें प्राप्त हुई। निर्दलीयों को कितनी, जो स्वतंत्र रूप से बिना पार्टी से निर्वाचन जीते थे, वो कितने थे? 8 थे। कुल कितने सदस्य हुए? 296 सदस्य। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, अन्य पार्टी जो 7 पार्टियां थी उनको 7 सीटें मिली और निर्दलीय 8, और योग कितना हो गया? 296 सदस्य। तो अपन इससे एक क्वेश्चन अपना बनता है कि संविधान सभा में जो सीटें प्राप्त हुई तो कुल कितनी पार्टियों को प्राप्त हुई? तो पार्टियां कितनी थी? 9 थी। एक कांग्रेस, मुस्लिम लीग और 7 ये अन्य पार्टियां हैं। तो कुल पार्टियों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। इनमें निर्दलीय स्वतंत्र रूप से कितने निर्वाचित हुए थे? वो 8 हुए थे। मुस्लिम लीग को कितनी प्राप्त हुई? 73 हुई थी। और कांग्रेस को कितनी हुई? 208 सीटें प्राप्त हुई। जैसे मुस्लिम लीग को लगा कि इस संविधान सभा में हमारा प्रतिनिधित्व कम है, तो उन्होंने इस संविधान सभा पे अविश्वास या इस पे शंका व्यक्त की और उन्होंने संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया। जब संविधान सभा का गठन हो गया तो जो लॉर्ड वेवेल था, गवर्नर जनरल भारत का, इन्होंने 20 नवंबर को 1946 को गजट प्रकाशित किया। किसके लिए? संविधान सभा की बैठक के लिए। और इस गजट में संविधान सभा की तिथि निश्चित की थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित होगी। जब इसने गजट में ये प्रकाशित किया तो इसका सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? जिन्ना ने। तो लॉर्ड वेवेल ने जैसे ही इसका गजट में नोटिफिकेशन जारी किया कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित होगी, तो मुस्लिम लीग में जिन्ना ने इसका विरोध किया, अस्वीकार किया। इस अस्वीकार, इस गतिरोध को दूर करने के लिए एटली ने यहां से 4 व्यक्तियों को बुलाया था। एटली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इस गतिरोध को दूर करने के लिए और 4 व्यक्ति भाग लिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार बलदेव सिंह, लियाकत अली और एक गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल।
ये कौन था? गवर्नर जनरल था। ये 4 व्यक्ति लंदन गए, लेकिन ये प्रयास भी इटली का क्या रहा? असफल रहा। यहाँ भी इनकी जो सहमति नहीं बन पाई। फिर 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की बैठक आयोजित की, उससे पहले इटली ने जब ये असफल रहा था इसका प्रयास, तो इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जो भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा है, इस निर्माण से यदि कोई पक्ष विरोध करता है या इस निर्माण में शामिल नहीं होता है तो उस पर जबरदस्ती ये संविधान थोपा नहीं जाएगा। इससे साफ साफ संकेत अपने को मिलते हैं कि उनके लिए अलग से व्यवस्था होगी, मुस्लिम लीग के लिए अलग से व्यवस्था होगी, या उनकी जो मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा। तो इटली की जो ये घोषणा थी कि संविधान सभा में इससे जो असंतुष्ट व्यक्ति हैं उन पे इस संविधान सभा को थोपा नहीं जाएगा। फिर जब प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इससे पहले अपन एक बार जो संविधान सभा का स्ट्रक्चर है वो भारत विभाजन के बाद में किस प्रकार का था, सीटों का किस प्रकार विभाजन हुआ, उसको पहले देख लेते हैं। जो भारत पाक विभाजन हुआ अगस्त 1947 को, इस विभाजन के बाद में संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। भारत पाक विभाजन के बाद जब पुनर्गठन किया गया तो भारत में इसकी सीटें कितनी निश्चित हुई? 324 सीटें। 324 का जो विभाजन था उसको अपन देख लेते हैं। पहले अपन देखते हैं भारत में जो सीटें हैं, ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत, चीफ कमिश्नरी प्रांत, तो ब्रिटिश प्रांत से भारत के लिए जो सीटें निश्चित की गई थी वो थी 232, देसी रियासतों के लिए 89 और चीफ शिप के लिए 3, क्योंकि बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान में चला गया था। यहाँ पे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुरुग ये 3 चीफ शिप रहे थे। इधर अपन बात करें पाकिस्तान की, साठ सीटें ब्रिटिश प्रांत से पाकिस्तान में चली गई थी, इनमें से 4 सीटें चली गई और चीफ शिप 1, तो इनका योग वापिस अपना 389, यानी कुल जो सीटें थी अपने संविधान में निश्चित की गई थी वो थी 324, 65, 389। कुल सीटें जो संविधान सभा में की गई थी वो थी ब्रिटिश प्रांत से 292 थी, जिनसे भारत पाक विभाजन के समय भारत में कितनी बची? 232 बची। देसी रियासतों के लिए 89 सीटें बची, चीफ शिप 3 बचे थे, एक जो बलूचिस्तान था वो पाकिस्तान में चला गया। ये था अपना संविधान सभा का जो पुनर्गठन किया गया। तो इसका जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का जब पुनर्गठन किया गया या भारत पाक विभाजन के बाद में संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो भारत में इसकी सीटें कितनी रह गई थी? 324 सीटें रह गई थी। उनका विभाजन इस प्रकार था, ब्रिटिश प्रांत से 232, देसी रियासतों से 89 और चीफ शिप से कितने थे? 3। तो जो वापिस इन पे जो चुनाव हुआ वो कितनी सीटों पे हुआ? 232 और 3, यानी विभाजन के बाद में 235 सीटों पे चुनाव हुआ और 89 देसी रियासतों से क्या थी? मनोनीत थी। इनमें प्रावधान ये किया गया था कि राजा है वो अधिक से अधिक 50% व्यक्तियों को तो निर्वाचित करके या उसको एक राज लेके भेजा जाए। तो ये था 232
और इसमें एक जो सीटों का आंकड़े से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस पे कितने व्यक्तियों के साइन थे, तो 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए। तो ये भी एक अपना अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान सभा है उस जो संविधान का 26 नवंबर 1949 को जब निर्माण हुआ तो उसमें कितने व्यक्तियों के साइन थे, हस्ताक्षर थे, तो 284 के सदस्यों के। तो इसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आता है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389 थी। भारत पाक विभाजन के बाद में कितनी सीटें निर्धारित की गई थी, 324 की गई। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितनी थी, 284 व्यक्तियों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। तो ये अपने इसे कुल सदस्य से था। और ये विभाजन के बाद में सीटों का वर्गीकरण था। इसको अपन यदि देखें दल के आधार पे कि किस प्रकार था, तो कांग्रेस को 197 सीटें, मुस्लिम लीग को 25 सीटें, अकाली दल को 2 सीटें, निर्दलीय 7 सीटें और 4 सीटें हैं जो पंजाब की थी वो रिक्त रही थी हमेशा के लिए। ये मुस्लिम के लिए रिजर्व थी और ये सीटें हमेशा के लिए रिक्त रही थी। इस प्रकार कुल सीटें कितनी थी, 235। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक तो ये जो पंजाब की 4 सीटें थी मुस्लिम से, ये कभी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। एक ये है कि जो अपनी हैदराबाद रियासत थी, यानी जो जितनी भी रियासतें थी उनमें सर्वाधिक सीटें हैदराबाद रियासत से थी और वो कितनी थी, 16 सीटें थी। और हैदराबाद रियासत कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। ये 16 व्यक्ति कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद है वो कभी भी संविधान सभा में अपने सदस्यों को नहीं भेजा, या संविधान सभा में हैदराबाद का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। दूसरा, सर्वाधिक सीटें किससे थी, बंगाल से। जब संविधान सभा का निर्माण किया गया उस समय बंगाल से कितनी सीटें थी, 60। तो ब्रिटिश प्रांत में सर्वाधिक सीटें किससे थी, बंगाल से थी। और देशी रियासतों से पूछे तो हैदराबाद से थी, कितनी थी, 16 थी, जिन्होंने कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो ये भी है। और ये 4 जो मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित पंजाब की जो सीटें थी वो कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। तो इस प्रकार ये अपना संविधान सभा का जो सीटों का विभाजन था, इसमें जो संभावित क्वेश्चन है उनके बारे में भी अपन ने देख लिया। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है कि पुनर्गठन के बाद में कितनी सीटें रही थी, संविधान सभा पे कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे, और संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389। ये जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है। अब अपन देखते हैं जो संविधान सभा है उसकी जो कार्रवाई है कब प्रारंभ हुई तथा किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ। एक इससे क्वेश्चन अच्छा बनता है वो है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य निश्चित किए गए थे। तो महिलाओं की संख्या या महिलाओं का प्रतिनिधित्व है 15 महिलाएं थी। और राजस्थान से कितने व्यक्ति थे, 11 + 1, 11 रियासतों से थे और एक चीफ शिप था अपना अजमेर मेरवाड़ा उससे था। तो राजस्थान से कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, 12 ने। और महिलाएं कितनी थी, 15 थी। तो राजस्थान में कितने व्यक्तियों को निर्धारित किया गया, 11 देशी रियासतों से और एक अजमेर मेरवाड़ा से। तो कुल राजस्थान के सदस्य थे 12 सदस्य थे। ये अपना इनके संख्यात्मक आंकड़े से संबंधित है। अब अपन देखते हैं कि जो संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक और प्रथम अधिवेशन।
तो संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन आयोजित हुए थे? कुल अधिवेशन 12 आयोजित हुए थे और संविधान का निर्माण 11 अधिवेशनों में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल अधिवेशन कितने थे? 12 थे और संविधान का निर्माण 11 अधिवेशन में हुआ। जो 12वां अधिवेशन था वो औपचारिक था और ये कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। तो इससे एक जनरली ये भी है कि भाई अपना संविधान का निर्माण किस तारीख को कंप्लीट हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो इसके बाद में आयोजित हो रहा था, इसका अर्थ है कि संविधान का निर्माण तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। यह संविधान एक औपचारिक बैठक थी, यह औपचारिक अधिवेशन था। तो संविधान निर्माण के लिए कितने अधिवेशन आयोजित हुए? ये 12 हुए थे और संविधान का निर्माण कितने में हुआ था? 11 में हुआ था। और जो 12वां था वो औपचारिक था और इस अधिवेशन में ही हमारे राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनका चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था। निर्वाचन किसने किया? संविधान सभा ने किया था। उस समय संविधान सभा अस्तित्व में थी। उन्होंने चुनाव करके राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया था। तो अपन पहला देखते हैं कि प्रथम अधिवेशन है वो कब से स्टार्ट हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। इसको अपन प्रथम बैठक भी कहते हैं क्योंकि एक अधिवेशन है उसमें अनेक बैठक हो सकते हैं और होती भी हैं। प्रथम अधिवेशन है वो 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और फिर प्रतिदिन के हिसाब से इसमें अलग अलग बैठकें आयोजित हुई थी। तो इसको अपन प्रथम बैठक भी कह सकते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। सदस्यों ने भाग लिया। इसका जो अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। बनाने का आधार था कि ये उस समय उस संविधान सभा में सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इसको संविधान सभा का क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 9 दिसंबर 1946 से। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है कुल सदस्य कितने ने भाग लिया था? 389 सदस्य थे, उनमें से कितने ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। क्यों किया था? क्योंकि इस संविधान सभा में मुस्लिम लीग को पूर्ण या इसका जो प्रतिनिधित्व है वो कम प्राप्त हुआ था, कांग्रेस को इससे अधिक प्राप्त हुआ था। इस वजह से मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। तो 9 दिसंबर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो अपने ये बनते, 207 सदस्यों ने भाग लिया। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। फिर इसके अगली जो बैठक आयोजित होती है, अधिवेशन प्रथम ही है। दूसरी बैठक आयोजित होती है 11 दिसंबर को। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि स्थायी अध्यक्ष चुना गया किसको? राजेंद्र प्रसाद को। ये इसका इम्पोर्टेंट 11 दिसंबर 1946 को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। या पूछा जाए जनरली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी पूछे तब आता है सचिदानंद सिन्हा। कब चुना गया राजेंद्र प्रसाद को? 11 दिसंबर 1946 को। फिर तीसरी बैठक आयोजित होती है
दिसंबर 1946 को। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। वो ही अपने जो आज संविधान की प्रस्तावना है, आत्मा है, वो बना था। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। 3 बैठकों से जो एक क्वेश्चन मुख्य बनने वाले हैं ये है। संविधान सभा, इसके 2 कार्य थे। संविधान सभा के 2 कार्य थे। एक तो था कि भारत का जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक अस्थायी सरकार के रूप में काम कौन करेगी? संविधान सभा करेगी। दूसरा कार्य था भारत का संविधान का निर्माण करना। अस्थायी सरकार के रूप में कार्य करना। और दूसरा कार्य था संविधान का निर्माण करना। अर्थात संविधान सभा किसका काम करती थी? संसद का भी काम करती थी। यानी संविधान सभा, इसके 2 कार्य थे, अस्थायी सरकार के रूप में कार्य करना और संविधान का निर्माण करना। जब संविधान का निर्माण का कार्य करती तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये संसद के रूप में, विधायिका के रूप में कार्य करती तब इसका कौन करता था? जीवी मालवणकर, गणेश वासुदेव मालवणकर। और ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे। तो ये संविधान सभा 2 कार्य करती थी। एक तो अस्थायी सरकार के रूप में और दूसरा संविधान निर्माण के रूप में। अस्थायी सरकार है वो किसके नेतृत्व में गठित थी? अस्थायी सरकार का अध्यक्ष तो था गवर्नर जनरल। उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अस्थायी सरकार है, इसको अंतरिम सरकार भी कहते हैं। ये शब्दों का अंतर है। अंतरिम और अस्थायी दोनों एक ही बात है। अंतरिम सरकार या अस्थायी सरकार है वो जब ये संसद के रूप में काम करती, उस समय संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मालवणकर करते, गणेश वासुदेव मालवणकर। और जब ये संविधान का निर्माण का कार्य करती, उस समय इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद करते थे। इस अस्थायी सरकार का जो अध्यक्ष था वो था गवर्नर जनरल था और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें मंत्रियों का जो विभाजन है वो है गृह मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रम मंत्री जगजीवन राम, वित्त मंत्री लियाकत अली, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, शिक्षा मंत्री
श्री गोपालाचारी, और खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये साथ साथ में दो कार्य हो रहे थे, एक तो अस्थायी सरकार के रूप में कार्य कर रही थी और एक तरफ संविधान निर्माण का कार्य कर रहे थे। संविधान का निर्माण का कार्य है वो संविधान सभा ने अलग समितियों में गठित कर दिया गया। तो कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था? 22 समितियों का किया गया था, जिनमें प्रारूप समिति है, संचालन समिति है, मूल अधिकार समिति है, झंडा समिति है, ये समितियां थी। तो अपन ने देख लिया कि जो संविधान सभा है उसने दो प्रकार के कार्य किए थे, एक तो अंतरिम सरकार के रूप में और एक संविधान निर्माण के रूप में कार्य किया। इधर जो लीडरशिप थी, नेतृत्व था, वो किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। इसका जो अध्यक्ष था अंतरिम सरकार का, वो गवर्नर जनरल था। उपाध्यक्ष के रूप में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और अलग अलग विभाग में इसको विभाजित किया हुआ था। तो अब अपन आगे इसका देखते हैं। जो संविधान सभा है उसकी जो कार्यवाही है, जब संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन था उसमें जो 3 बैठकें थी उनसे जो क्वेश्चन बने थे वो अपन ने देखा था। सर्वप्रथम जो 9 दिसंबर को प्रथम बैठक आयोजित हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, और 13 दिसंबर को उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया। तो उद्देश्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, और पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। ये उद्देश्य का प्रस्ताव से संबंधित था। अब जो संविधान सभा है इसकी जो समितियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कुल समितियां हैं 22, जिनमें जो मुख्य मुख्य समितियां हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है वो है, पहली है प्रारूप समिति। इसका जो अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित, और इसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरी समिति थी संघ समिति। इसका अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, तो संविधान सभा को संचालित कौन कर रहे थे अध्यक्ष के रूप में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक परामर्श, परामर्श समिति, प्रांतीय समिति, इन सभी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पटेल ने प्रांतीय समिति में अपना अभूतपूर्व योगदान देकर उन्होंने सभी प्रांतों और ब्रिटिश देशी रियासतों को भारत में एकीकरण किया है, एक सूत्र में बांधा, इसलिए इसको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। फिर आती है अपनी झंडा समिति।
इसके जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। ये मुख्य मुख्य समितियां हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल सदस्य 7 थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय समिति है, मूल अधिकार है, अल्पसंख्यक है, परामर्श समिति है। इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और झंडा समिति है उसके कौन थे? JB कृपलानी थे। यह था संविधान सभा की जो समितियां हैं उनका वर्गीकरण और उनको अलग अलग प्रकार से कार्य दिए गए और उस आधार पे इनका गठन किया गया। तो संविधान का जो जनक है वो अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान का जनक डॉक्टर अंबेडकर। एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है अपना कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। बेनेगल नरसिंहा राव। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं वो थे BN राव, बेनेगल नरसिंहा राव। ये एक प्रशासनिक अधिकारी थे। इन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप निश्चित किया था और इस प्रारूप पे कार्य किसने किया था? BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने इस पे कार्य किया था। तो अपन देखेंगे जो भारत का जो संवैधानिक सलाहकार कौन था? बेनेगल नरसिंहा राव था। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो संविधान सभा इसका उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये कौन थे? इसके उपाध्यक्ष थे। ये थे अपने संविधान सभा के जो समितियां हैं, इनके जो पद अधिकारी हैं उनके बारे में क्वेश्चन। अब अपन आगे देखते हैं जो संविधान सभा है इसके जो कार्य है उसके आधार पर जब भारत पाक विभाजन हुआ तो वो किस आधार पे हुआ था? वो माउंटबेटन योजना के आधार पे हुआ था। भारत पाक विभाजन किस योजना के तहत? माउंटबेटन कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। इस आधार पे भारत पाक विभाजन किया गया। जबकि संविधान सभा का गठन किस के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के आधार पर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन से हुआ, जबकि भारत पाक विभाजन माउंटबेटन योजना के से हुआ। और भारत पाक विभाजन की घोषणा किसने की? ब्रिटेन का तात्कालिक प्रधानमंत्री इटली ने की थी। और कैबिनेट मिशन है इसको भी इटली ने भेजा था। और इसकी जो भारत पाक विभाजन की रूपरेखा है वो लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय गवर्नर जनरल ने की थी। तो इन दोनों में अंतर है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन से हुआ क्योंकि संविधान सभा के दौरान ही भारत पाक का विभाजन हुआ था और उस समय किसके के आधार पर हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। संविधान सभा है ये भी एक विधेयक की तरह मसौदा था और विधेयक है उसके भी 3 वाचन होते हैं। विधेयक जब कानून बनता है तो उस प्रक्रिया में उस पर 3 वाचन होते हैं, 3 बार विचार होता है। और इसी प्रकार संविधान सभा भी एक विधेयक के रूप में था, एक पूरा प्रस्ताव के रूप में था। तो संविधान सभा पे भी कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन जब विधेयक रखा जाता है उसको ही क्या कहा जाता है? प्रथम वाचन। यानी सदन के पटल पर पेश करना क्या कहलाता है? प्रथम वाचन कहलाता है। और इस प्रकार संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से
9 नवंबर 1948 तक हुआ। जो मुख्य विधेयक पे जो वाचन होता है वो होता है द्वितीय वाचन, जिसमें इसकी कमियां, इस पे जो विरोधाभास है और इसके ऊपर जो बहस होती है वो द्वितीय वाचन पे होती है। और संविधान सभा द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तो द्वितीय वाचन में इस पे मुख्य रूप से जो मसौदा है उसकी कमियां, उस पर बहस हुई थी। और तीसरा वाचन द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तृतीय वाचन किसी भी विधेयक का होता है, उसमें कुछ अशुद्धियां हैं शाब्दिक, उन पे ही ध्यान दिया जाता है। तो अपना जो संविधान सभा उस पे भी 3 वाचन हुए थे। जो लास्ट का हुआ तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इसमें कितना समय लगा था संविधान बनने में? 2 वर्ष 11 माह है और 18 दिन का समय लगा था। अब जो 26 नवंबर 1949 है, इससे जो मुख्य क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसका जो शाब्दिक अर्थ है उनको अपन देखते हैं। पहला आता है भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? दूसरा क्वेश्चन आता है अधिनियमित, भारतीय संविधान कब अधिनियमित हुआ? तीसरा क्वेश्चन आता है कब बना? चौथा क्वेश्चन आता है अंगीकार। पांचवा क्वेश्चन बनता है आत्मार्पित। इस प्रकार 5 क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ, भारतीय संविधान कब अधिनियमित हुआ, भारतीय संविधान कब बना, भारतीय संविधान कब अंगीकार हुआ और कब आत्मार्पित हुआ। इन 5 क्वेश्चनों का उत्तर एक ही है, 26 नवंबर 1949। यानी भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? अंगीकृत का अर्थ भी बनना होता है, अधिनियमित का भी अर्थ होता है बनना होता है, अंगीकार का भी बनना होता है और आत्मार्पित होता है। ये तीनों 5 क्वेश्चनों के उत्तर क्या आते हैं 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को अपन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस, ऐसे ही अपना जो संविधान है बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जब 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में घोषणा की थी कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जब स्वतंत्रता अपने को 15 अगस्त 1947 को मिल गई, तो ये स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त 1947 को हो गया, लेकिन वो 26 जनवरी जो ऐतिहासिक दिन था, अपन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी, उस ऐतिहासिक दिन को यादगार रखने के लिए भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी को लागू किया। तो इससे जो 26 जनवरी से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को भी अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन होता है भारतीय संविधान कब परिवर्तन हुआ और भारतीय संविधान कब लागू हुआ। इन दोनों का उत्तर एक ही है, 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को
49 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था। आंशिक रूप से लागू हुआ। आंशिक रूप का अर्थ है कुछ हिस्सा, कुछ अंश लागू हुआ था। और कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे जो नागरिकता से संबंधित था। राष्ट्रपति, अस्थायी राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 380 में था। अस्थायी राष्ट्रपति, इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसका चुनाव में भाग कौन लेते हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उस समय विधानसभाएं कार्यरत नहीं थी और संसद के रूप में कौन काम कर रही थी? उस समय लोकसभा, वो संविधान सभा काम कर रही थी। तो संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को चुना तो वो उसको क्या माना गया? अस्थायी रूप में माना गया। और उसका प्रावधान, जब संविधान सभा ने राष्ट्रपति को चुना तो उसका प्रावधान किसमें था? अनुच्छेद 380 में था। तो ये 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। और ये 15 अनुच्छेद लागू करने का जो प्रावधान किया गया वो हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 394 में थे। कि कितने अनुच्छेद है वो तो 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे। और कौन कौन से अनुच्छेद है जो बाद में लागू होंगे? तो बाद में जो संविधान लागू हुआ उसका उल्लेख भी अनुच्छेद 324 में ही है, 394 में है। और आंशिक रूप से जो 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे, नागरिकता संबंधी, अस्थायी राष्ट्रपति संबंधी जो भी प्रावधान थे वो भी किसमें थे? 394 में थे। तो उस समय जो परिवर्तन लागू हुए वो तो 15 अनुच्छेद थे, लेकिन जो कार्य रूप में हुए वो कितने हो गए? 16 हो गए, क्योंकि 394 भी एक अनुच्छेद था। तो दोनों मिलकर कितने कार्य कर रहे थे? 16 अनुच्छेद। तो आंशिक रूप से ये लागू हुए थे। अब अपन देखते हैं कि जो भारतीय संविधान बना उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, और वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना उस समय भाग 22 आर्टिकल अनुच्छेद 395 अनुसूचियां 8 वर्तमान में भाग 22 अनुच्छेद 395 अनुसूचियां 12। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में 22 भाग थे, अनुच्छेद कितने? 395 और अनुसूचियां कितनी? 8 थी। वर्तमान में भी भाग 22 ही है, अनुच्छेद है, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अनुसूचियां 4 जोड़ दी गई हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद है, इसका बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और मूल संविधान में कितने थे और वर्तमान में कितने थे? दोनों बराबर ही हैं। इन अनुच्छेदों में अपन आगे बढ़ा दिए, इनके सब पॉइंट बढ़ा दिए अनुच्छेद। जैसे अपन बात करें, भाग 4 था, नीति निर्देशक तत्व थे, इसमें कर्तव्य जोड़े तो कर्तव्य जोड़ने के लिए भाग 4 क बना दिया। अनुच्छेद 36 से 51 तक थे, ये कर्तव्य जोड़े तब इसको 51 क का दर्जा देके एक नया जोड़ दिया। तो अनुच्छेद मूल है वो तो 395 ही है, लेकिन इसके सब पॉइंट और इसको आगे बढ़ा दिए गए सब पॉइंट बना के, तो वो अलग बात है। लेकिन अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395 ही थी और वर्तमान में भी कितनी है? 395 ही है। तो भाग और अनुच्छेद ये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अनुसूचियां पहले 8 थी, आज कितनी हो गई है? 12 हो गई है। और जो संविधान है इसमें जो संशोधन का अधिकार दिया गया वो किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। और किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 368 के तहत संसद है वो संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। तो संविधान में संशोधन करने का कार्य कौन कर सकती है? 368 अनुच्छेद के तहत संसद कर सकती है। ये थे अपने आज के टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।